नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, आजकल इसका नाम काफी चर्चा में है और देश में हड़कंप मचा हुआ है। खास तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए 2 अक्षर का यह नाम खौफ का पर्याय बना हुआ है और आज की तारीख में ईडी ईमानदार है। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और इसीलिए आज इस शो में ईडी का इतिहास, भूगोल, उसकी ताकत और कमजोरी के साथ साथ सियासी कनेक्शन और विपक्ष के लिए टेंशन क्यों है, ये सब हम आपको बताएंगे। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। जब ईडी की बात कर रहे हैं आज, तो क्यों ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। आज इसी सवालों के जवाब आपको देंगे। क्यों वो वाकई में उठाने लायक है या फिर सवालों में ईडी को खड़ा करना एक सियासी चाल नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त ईडी का ही भूगोल नजर आ रहा है। आज की तारीख में हर बड़ा आदमी उससे खौफ खाता है, उसका नाम सुनकर ही घबरा जाता है। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, उससे आंखें नहीं मिला पाता, उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, उसकी चिट्ठी आने मात्र से चित्कार करने लगता है। वो हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, देश भर में चलता उसका भौकाल है। पहले पूछता सवाल है, फिर जोड़ता सारी कड़ी है और आखिर में हाथों में लगाता हथकड़ी है। वो है वन एंड ओनली इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी। मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। प्रवर्तन निदेशालय या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसके पास न हथियार है, न गोला बारूद है, न एटम बम है, न पिस्टल है, न सैनिक है, न सेनापति है, लेकिन फिर भी इतना ताकतवर क्यों है? क्यों ईडी आज इतनी दमदार है? पहले इसे समझते हैं। ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है? 1947 में आजादी के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी मुद्रा नियमन कानून बना था। इसे वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता था। 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी, इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया। इसे ही अब ईडी कहा जाता है। 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और तब से ईडी उसी के तहत काम कर रहा है। जिस ईडी को लेकर आज हाय तौबा मची है, सियासी बवाल मचा है, राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा है, खासकर विपक्षी दलों में ईडी की कार्रवाई को लेकर जो बेचैनी है, उसकी वजह ईडी की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल, ईडी की निष्पक्षता पर उठाए जा रहे प्रश्न चिन्ह हैं। हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है। दिन में होता है, सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें। इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। अब जब ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, ईडी की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईडी काम कैसे करती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ईडी आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच के लिए बनाई गई ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
यानी कि फेमा के तहत कार्रवाई करती है। ईडी आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देखती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी कार्रवाई करती है। इस वक्त ईडी सुर्खियों में है। पुरानी कार्रवाई को अगर छोड़ दें तो भी पिछले 1 महीने के भीतर ईडी ने 3 बड़ी गिरफ्तारियां की है। इनमें सबसे पहले फरवरी में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, फिर पिछले हफ्ते बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी और पूर्व सांसद और वर्तमान में हैदराबाद के निजामाबाद से विधान पार्षद के कविता, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। इनमें से के कविता और केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मतलब साफ है कि पैसों को लेकर कोई भी गड़बड़ी जहां होती है वहां ईडी पहुंचती है, मामले की जांच करती है और अगर जरूरत पड़े तो गिरफ्तारी भी करती है। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। जाहिर है इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ईडी की ताकत क्या है। क्या ईडी की कार्रवाई की भी कोई सीमा है या फिर ईडी वो नाम है जिसकी ताकत असीमित है। इसलिए पहले ईडी के अधिकारों को जानते हैं। ईडी के पास कितने अधिकार? ईडी फेमा का उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ी, विदेश में मौजूद संपत्ति पर कार्रवाई और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामले में कार्रवाई करती है। इसलिए नियमों के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का भी अधिकार है। ईडी के पास ये भी अधिकार है कि वो बिना आरोपी से पूछताछ किए संपत्ति जब्त कर सकती है। इतना ही नहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त एजेंसी जांच का कारण बताएगी या नहीं, ये भी उसकी मर्जी पर निर्भर है। ईडी के अधिकारी का बयान अदालत में सबूत माना जाता है। ऐसे मामलों में हुई गिरफ्तारी में जल्दी जमानत मिलना मुश्किल होता है। जाहिर है इस वक्त वाकई में ईडी के पास इतनी सारी शक्तियां हैं जिसके बदौलत ईडी पैसों की लेन देन में हेराफेरी के मामले में पूछताछ ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं होने देने की ताकत रखती है। यही वजह है कि सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की गारंटी जनता को देती है। उसके पीछे दमदार ईडी की ताकत होती है। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। यही वजह है कि इस वक्त बड़े नाम और बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रही है। इनमें दिल्ली शराब घोटाला के अलावा विजय माल्या, नीरव मोदी, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे लोगों पर चल रहे केसों की जांच ईडी कर रही है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसे ईडी का ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किसी की भी गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया है।
या यूं कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। ईडी भ्रष्टाचारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। पिछले कुछ समय में ईडी का नाम हर किसी की जुबान पर है। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ईडी कह दे कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहती, मैं इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि मेरे को वीडियो पे ले लो, पूरे देश को सवाल और जवाब दिखाओ। तो मुख्यमंत्री जी न सवाल से डरते न उनके जवाब देने से डरते हैं। घबराहट से जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए, लोगों को कमजोर बनाने के लिए। हमारा कोई आदमी भी दोषी था, हमने कार्रवाई करी, लेकिन जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है और एजेंसीज को अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। आज ईडी के शिकंजे के डर से हर सियासतदान की जान सांसद में है। ये दीगर है कि ईडी पर यह भी आरोप है कि वो सत्ता पक्ष का ऐसा हथियार है जिससे विपक्षी नेताओं की सियासी ताकत को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि आखिर क्यों ईडी की रडार पर सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचार नहीं है, क्यों विपक्ष को ही निशाना बना रही है ईडी। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। दरअसल ईडी जिन कानूनों के तहत कार्रवाई करती है उनमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि फेमा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 FEOA और यहां यह भी बताना जरूरी है कि फेमा के तहत ईडी फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन की जांच करती है, मतलब विदेशी मुद्राओं की लेन देन से जुड़े हर मामले को देखती है। PMLA को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने या मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया, जबकि FEOA को आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया है। 2002 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की NDA शासनकाल में जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना तो सरकार ने तय किया कि इसे इन्फोर्स ईडी करेगी। साल 2018 में जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट यानी कि FEOA लगाया गया, इसे भी ईडी के तहत रखा गया। अभी हमने जो कानून और उस कानून के तहत ईडी की कार्रवाई की ताकत को बताया है, उससे साफ है कि जो भी शख्स इन कानूनों के तहत गलती करेगा वो ईडी की चाबुक से डरेगा और इस चाबुक को चलने का न कोई समय होता है न वक्त, लेकिन फिर भी ईडी की हर कार्रवाई पर सवाल उठता है। आखिर क्यों, इसे समझना जरूरी है। मैं अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं हूं, आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, सारी दुनिया जानती है। मैंने ये भी कहा है कि ये जो लिकर पॉलिसी मामला है इसकी जांच होनी चाहिए और अगर भ्रष्टाचार का कोई पुख्ता सबूत मिले कोर्ट में जाइए, सजा दिलवाइए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस बहाने से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे कोई कैसे समर्थन कर सकता है? आपको बता दें कि ईडी या प्रवर्तन निदेशालय कोई वैधानिक निकाय नहीं है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है
जो वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी। सीधी भाषा में कहें तो गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति की जांच करना, संपत्ति को जब्त करना, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाना और अदालत से उसे सजा दिलाना ही ईडी का कर्तव्य और मकसद दोनों है। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार ईडी की कार्रवाई को जस्टिफाई कर रही है, इसलिए कह रही है कि अब जब भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है तो सारे आरोपी एक मंच पर आ गए हैं, जबकि विपक्ष ईडी को सरकार का हथियार बता रही है, वो औजार बता रही है जिससे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, जिससे विपक्ष को खत्म करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ईडी में जो लोग काम करते हैं वो कौन होते हैं, कैसे उनकी भर्ती होती है, क्या ईडी में काम करने वाले लोग सियासी होते हैं, इसे भी समझना पड़ेगा। ईडी में काफी लोग बाहर से भी तैनात किए जाते हैं और कई लोग डेप्यूटेशन पर भी आते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे ईडी के नाम से जानते हैं, ये ग्रुप बी पोजीशन होती है। ईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा पास करनी होती है। इस एग्जाम के माध्यम से असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर का चयन किया जाता है। ये 2 टियर एग्जाम होता है। पहला चरण पास करने वाले कैंडिडेट्स ही दूसरे चरण में फाइनल सिलेक्शन के लिए बढ़िया स्कोर और हाई रैंक होना जरूरी है। ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर प्रमोशन हो जाता है। 8 से 9 साल में पहले 2 प्रमोशन हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये एनफोर्समेंट ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ईडी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ईडी, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ ईडी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ईडी और स्पेशल डायरेक्टर इन ईडी के पद पर प्रमोशन पाते हैं। मतलब साफ है कि ईडी का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ईडी अधिकारी विशुद्ध रूप से प्रतियोगी परीक्षा से चयन होकर आते हैं, लेकिन फिर भी इन पर सत्ता के लिए काम करने का आरोप लगाना और सरकार की सियासी टूल के रूप में काम करने का आरोप कितना सच है और कितना झूठ, इसे आप इस पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण कर समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।